हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप स्वच्छ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत शानदार तरीके से शुरू कर रही है और कंटिन्यू भी करना है एग्जाम तक। तो चलेगा। जिस प्रकार मैंने आपको कल कहा था कि हम बीएसटी और पीटीटी लेवल की राजस्थान इतिहास की शुरुआत की है, जिसके अंदर हमने कल परिचय को जाना था। आज हम एक टॉपिक सभ्यता के साथ में आए हैं। सिंधु घाटी का, माफ करना, एक राजस्थान इतिहास का एक टॉपिक है सभ्यता। उस सभ्यता को लेकर आए हैं और सभ्यता को बहुत शानदार तरीके से और बहुत आराम से, बहुत मस्ती में पढ़ेंगे। तो जल्दी से जुड़िएगा और लुत्फ उठाएगा इस क्लास का। तो चलो, मैं पहली बात करूं। पहली बात है, सभ्यता जो है वो सिंधु घाटी का भाग है। अब पहली सभ्यता हमारे पास में आई है कालीबंगा। ये सिंधु घाटी का भाग है और सिंधु घाटी सभ्यता की आपने बात सुनी होगी। 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी के द्वारा उसका पहला स्थल खोजा जाता है, हड़प्पा, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के पुराने मोंटोगोमरी और वर्तमान साहिवाल जिले में, जिसकी खोज राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल है। फिर अगली बात करते हैं मोहनजोदड़ो की, जो 1922 में राय राखल दास बनर्जी आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा गया था, जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। तो चलो, ये तो होगा इंडिया के लेवल का। अभी हम बात करेंगे कालीबंगा की। ये जो सभ्यता कालीबंगा, इसकी खोज कब होती है, कैसे होती है, पूरी जानकारी लिखो। पहली बात करते हैं, कालीबंगा सभ्यता है कहां पर, लिख दो, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में। एक जिला है हनुमानगढ़, राजस्थान में एक जिला है हनुमानगढ़। चलो भाई, पहली बात तो ये साबित होगी कि कालीबंगा कहां पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ में। पूछा जाए, हनुमानगढ़ के अंदर एक और सभ्यता विकसित हो रखी है, कौन सी है, उस सभ्यता का नाम ध्यान रखना, पीलीबंगा। क्या नाम है, पीलीबंगा। चलो भाई, ये दो नाम हो गए। अगली बात करते हैं कि जो कालीबंगा सभ्यता है, इसकी खोज कब होती है, इसकी खोज कब होती है। बात देखें इसकी खोज की, तो इसकी खोज होती है 1952 और 53 में। 1952 और 53, 1952 एंड 53। चलो, अगली बात करते हैं, इसकी खोज किसने की है, खोजकर्ता कौन है। भाई, खोजकर्ता की बात करें तो लिख दो अम्लानंद घोष। अम्लानंद घोष, अम्लानंद घोष इसके खोजकर्ता थे। यहां लिखते जाओ खोजकर्ता। चलो, खोजकर्ता कौन थे भैया, अम्लानंद घोष थे। तो लिखो खोजकर्ता। चलो, अगली फैक्टर जानते हैं कि भैया इसका उत्खनन करता कौन था। व्यापक रूप में उत्खनन, अगर व्यापक रूप में किसी ने उत्खनन किया तो दो व्यक्तियों के नाम आएंगे। दो व्यक्तियों में नाम, पहला नाम आएगा बीबी लाल एंड दूसरा नाम आएगा बीके थापर। लिखो बीबी लाल एवं बीके थापर, बीबी लाल एंड बीके थापर। ठीक है ना। चलो, ये हुआ कालीबंगा सभ्यता। अब बात करें कालीबंगा सभ्यता, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। इसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। अगली बात करते हैं, किस नदी के किनारे।
अगर नदी की बात करें लिख दो, नदी है घग्गर नदी। नदी कौन सी है? घग्गर नदी। वैदिक नाम सरस्वती नदी। वैदिक नाम सरस्वती नदी। घग्गर नदी को मर्त नदी कहते हैं। घग्गर नदी को नट नदी कहते हैं, नट नदी। ये नाम है, मर्त नदी या नट नदी, घग्गर या सरस्वती नदी। जो सरस्वती नदी है ये एक वैदिक नाम है। वैदिक कालीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में अस्तित्व में आई है, ध्यान रखना। चलो, अब ये तो हो गई इसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके अंदर हमने बात की है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक और सभ्यता पीलीबंगा भी है, और इसकी खोज किसने की है? 1952 और 53 में की है, अमलानंद घोष के द्वारा की गई और बीबी लाल और बी के थापर के द्वारा की गई। ठीक है, यहां तक ठीक है। चलो, एक व्यक्ति का नाम आता है, एक व्यक्ति का नाम आता है एलपी टेसिटोरी। व्यक्ति का नाम लिख दो एलपी टेसिटोरी। एलपी टेसिटोरी। मैं आपको बताना चाहूंगा जो एलपी टेसिटोरी है ना, ये बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इसे चारण साहित्य रचने का काम दिया था। लिखो, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने, बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने इसे चारण साहित्य का, इसे चारण साहित्य का लेखन करने का काम दिया, लेखन करने का काम दिया। कोई पूछ ले कि बीकानेर के किस राजा ने एलपी टेसिटोरी को चारण साहित्य रचने का काम दिया, तो वह व्यक्ति का नाम है राजा गंगा सिंह। और कहते हैं कि बीकानेर संग्रहालय किसकी देन है भाई? एलपी टेसिटोरी की देन है बीकानेर संग्रहालय। जो बीकानेर संग्रहालय है, बीकानेर संग्रहालय है ना, वो किसकी देन है? एलपी टेसिटोरी की देन है। यहां तक कंप्लीट है। चलो, यहां तक आपके कंप्लीट है, तो आगे चलते हैं। अब बात करें भाई, ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता कितनी पुरानी है? ये सभ्यता कितनी पुरानी है? उस सभ्यता के बारे में अगर जानकारी देखें तो इसका समय देख लो, इसका समय देख लो। समय देखना चाहे तो समय याद रखना, समय लिख दो। एक पद्धति है, एक विधि है C14, C14, जिसे कहते हैं कार्बन चपदा पद्धति। कार्बन चपदा पद्धति। इसके अनुसार इसका समय है 2300 से 1750 बीसी। 2300 से 1750 बीसी समय किसका है? इस सभ्यता का है। चलो, ये तो बात हो गई एक नॉर्मल सा परिचय कि भैया कालीबंगा सभ्यता है, कहां पर स्थित है, इसकी खोज कैसे होती है और किसने की है, कहां पर की है, किस जिले में है, किस राज्य में है, किस नदी के किनारे है, इस सभी चीजों के जिक्र हमने कर दिया। सही, यहां तक समझ में आ रहा है? कमेंट बॉक्स के अंदर लिख दो ऑल द बेस्ट। आ रहा है तो लिख दो। चलो, अभी हमारा अगला टॉपिक है अवशेष। क्या? इसका अगला भाग है अवशेष। अवशेषों के अंदर वो बात करेंगे कि इसके अंदर मिला क्या क्या है, मिला क्या क्या है। क्योंकि भैया जब कोई सभ्यता फेमस क्यों होती है? कि उससे कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं उस समय क्या घटना घटित हुई होगी। क्योंकि इतिहास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था, जैसा वर्तमान में देखते हैं ऐसा उस समय हुआ होगा। तो उसे ज्वाइंट करें तो पता चल सकता है कि भैया सभ्यता के अंदर वर्तमान में हम अगर देखते हैं तो उस समय कैसी स्थिति रही होगी। चलो, अब चलो बात करते हैं इसके अंदर कौन कौन से अवशेष मिले हैं। मैं बात करना चाहूंगा अवशेषों के अंदर, तो आपके सामने एक अवशेष का मैं फोटो भी लेकर आया हूं, एक अवशेष का फोटो भी लेकर आए। और उस अवशेष के अंदर एक चीज ध्यान रख लो, उस अवशेष के अंदर एक चीज ध्यान रख लो, एक बालक है, उस बालक की खोपड़ी मिली है, एक
बालक है और उस बालक की खोपड़ी मिली है। उस खोपड़ी के अंदर देखो कुछ छेद मिले हैं। एक ये छेद मिला है, ये छेद मिला है, देखो ये छेद भरा हुआ है। ये 1 2 3 4 5 और 6 छेद मिले। कितने? 6 छेद मिले हैं बालक की खोपड़ी से। ये देखो ये छेद है जो बाद में क्या है, कुछ भरे हुए हैं, कुछ भरे हुए हैं। यानी छेद भरा होना इसका मतलब है चिकित्सा प्रणाली। यानी कि हमारा पहला पॉइंट क्या रहेगा, हमारा पहला पॉइंट रहेगा चिकित्सा प्रणाली। पूरे पॉइंट के हिसाब से चलना है। पहला लिख दो चिकित्सा प्रणाली, पहला पॉइंट लिख दो चिकित्सा प्रणाली। चलो भाई ये मुख्य हो गया चिकित्सा प्रणाली। बालक की खोपड़ी के छेद, इसके अंदर लिखना चाहो तो लिख दो बालक की खोपड़ी में, बालक की खोपड़ी में छेद, बालक की खोपड़ी में छेद, बालक की खोपड़ी में छेद। यहां तक कंप्लीट है। चलो इस सभ्यता को क्या कहते हैं भाई, इस सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इस सभ्यता को क्या कहते हैं? कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं, जो 2 धातुओं से मिलकर बनी है। धातु है तांबा, तांबा प्लस में टिन, तांबा प्लस टिन बराबर क्या बनता है? कांसा बनता है। ये बात आपको पता है। तांबा और टिन मिलकर क्या बनता है? कांसा बनता, तब इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहा जाता है। चलो भाई और आगे चलो। कांस्य युगीन सभ्यता जो बहुत फेमस नाम है, इस सभ्यता का बड़ा फेमस नाम है कांस्य युगीन सभ्यता। चलो भाई अगली बात करते हैं। इसकी खोज होती है 1952-53 में, यानी कि स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया पहला स्थल। लिख दो स्वतंत्रता के बाद खोजा गया पहला सभ्यता स्थल। पहला सभ्यता स्थल अगर कोई मिला है तो कौन सा है? कालीबंगा है, जिसकी खोज 1953 एंड 52 में। ठीक है, ओके, यहां तक कंप्लीट है। चलो भाई अगली बात करते हैं। इनकी जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटती थी। चलो भाई सड़कें कैसे काटती है? समकोण पर काटती हैं। मैं काम करना चाहूंगा कि जो सड़कें, आपसे मैं ये लिखना चाहूंगा। चलो एक तरफ तो ये देख लो कि एक तरफ आपको मैं लिखाऊंगा सड़कें, एक तरफ मैं आपको लिखाऊंगा घर, और एक तरफ में हम आपको लिखाएंगे नालियां। ठीक है ना? ये 3 चीज होगी। पहली चीज होगी सड़कें, घर और नालियां। सड़कें, घर और नालियां। अच्छे से समझना, इस चीज को अच्छे से समझना, क्योंकि जो सड़कें किस प्रकार से बनी होती थी, घर कैसे बने थे? घर कच्ची ईंटों के बने थे, दीनहीन बस्ती कहते हैं। नालियां कच्ची बनी होती थी, जो इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर वाइज, एक संरचनात्मक रूप से एक बढ़िया ढांचे से डली हुई थी। चलो भाई बात करना चाहें सड़कों की, तो सड़कों के अंदर पहली बात इस प्रकार से आप देख सकते हो कि भैया सड़कें कैसी बनी थी। चलो पहली बात करते हैं सड़कें। अगर सड़कों की बात करें तो आप ऐसे लिख दो कि ये सड़कें बनी होती थी। थोड़ी सड़कें बड़ी बना दो, वर्तमान में नहीं बन रही है। चलो ये सड़कें बन रही है, बना जा भाई। ये सड़कें हैं, इधर से वापिस सड़क है। ये सड़कें उस समय की बनी होती थी।
चलो अब जानते हैं भाई ये सड़कें कैसे बनी होती थी। अब जान लो कि सड़कों का स्ट्रक्चर कैसा था। चलो पहली बात करते हैं कि प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था, पूर्वी सड़क से, और मुख्य सड़क से उत्तर से दक्षिण की, उत्तर से दक्षिण की, जिसे क्या कहते हैं, मुख्य सड़क कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य सड़क कहते हैं। यहां पर मैं आपको, चलो अब देखो इस प्रकार से यहां पर घर बने होते, ये है गलियां, ये गलियां बनी हुई है, ये देख लो आप, यहां पर गलियां बनी हुई है इस प्रकार से, इस प्रकार से गलियां बनी होती थी। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता में गलियां बनी होती थी। माफ करना ये यहां पर नहीं आएगी, गलियां बनी होती थी इस प्रकार से। ये देखो पूरा स्ट्रक्चर समझना, इसमें घर भी साथ में आ जाएंगे, पूरा मामला साथ में आने वाला है। ये घर बने होते थे, यहां पर घर, ये घर, अब ये घर बने होते थे। इन घरों का जो दरवाजा होता था ना, ये दरवाजा, ये यहां पर दरवाजा होता था, जहां से चीज कट रही है ना, यह समझ लेना दरवाजा है। यहां पर दरवाजे बने होते थे। तो अगर पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो घरों के अंदर दरवाजे बने हैं ना, घरों का मुख किस ओर है, घरों का मुख किस ओर है, तो घरों का मुख किस ओर है भाई, याद रखो महत्वपूर्ण चीज भाई है, घरों का मुख किस ओर है, घरों का मुख है गलियों की तरफ। घरों का मुख कहां पर है? गलियों की तरफ। जबकि लोथल एकमात्र स्थल है जिसका घर का दरवाजा कहां पर है? मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है, मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है। प्यारे साथियों आप यह चीज नोट करो यहां पर कि इनके क्या है, घरों के दरवाजे, घरों के दरवाजे। और यह बात करें यहां पर ये चीज नोट करना, ये गली है, ये क्या है? गली है। तो जो घरों के दरवाजे है ना, वो किसकी ओर खुलते हैं? गली की ओर खुलते हैं। जबकि अपवाद क्या है? जबकि अपवाद क्या है? याद रखना लोथल है। अपवाद क्या है? लोथल है। इस चीज को गलत नहीं करना है। लोथल के अंदर घरों का जो दरवाजा है ना, वो किस ओर खुला है भाई? लोथल के अंदर अगर घर का दरवाजा देखा जाए ना, लोथल के अंदर, तो कहां पर खुला है भाई? मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है, मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है। लिख दो मुख्य सड़क की ओर खुल रहा है, मुख्य सड़क की ओर। चलो यहां पर घर भी साथ में आ गए। अब देखो नालियां और सड़कें। अब सड़कों का मुख्य चीज अब आ रही है, यह है कि यहां पर ये सड़कें 90 डिग्री पे कोण पर काट रही है। कितने डिग्री के? 90 डिग्री के कोण पर काट रही है, 90 डिग्री के कोण पर काट रही है। जिसे क्या कहते हैं भैया? जिसे क्या कहते हैं? समकोण पर सड़कें, समकोण सड़कें। 90 डिग्री के पर शतरंज प्रणाली, शतरंज प्रणाली। ये था जब एक सड़क दूसरी सड़क से मिलती है। चलो यहां तक ध्यान रखो, यहां तक आपके लिए मोर देन इनफ होगा। चलो इस प्रकार से उनके घरों का और सड़कों का स्ट्रक्चर बना हुआ था। नालियों की बात करें भाई, ये बड़ा नाला था। नालियों की बात करें, ये बड़ा नाला होता था। ये दोनों बड़े नाले, ये दोनों बड़े नाले हैं, जिसके अंदर ये छोटा नाला गिर रहा है। इस प्रकार से, इस प्रकार से छोटा नाला इसके अंदर गिर रहा है। चलो भाई अब देखो नाले को भी गिराते हैं। याद रखो, याद इस प्रकार से रखो कि ये क्या है भाई? ये है मुख्य नाला। ये क्या है? मुख्य नाला, मुख्य नाला है। चलो ये क्या है? छोटा नाला है। ये क्या है? छोटा नाला है। ये नाला इसके अंदर जब गिर रहा है, इस बड़े नाले के अंदर जब ये भाग है, इसे क्या कहते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कल। इसे कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कल। चलो यहां तक ठीक है।
आगे बात करें, अगली बात यहां पर करें तो चीज यहां पर नोट कर दो। यहां पर चेंबर बने होते थे, यहां पर चेंबर बने होते थे, इन्हें कहते थे चेंबर। अब भाई चेंबर क्या होता था? नाली है, नाली के बीच का थोड़ा भाग चौड़ा है जिसको ढका जाता था ताकि कोई पॉलीथीन, कोई वस्तु है जो नाले को बीच में अवरुद्ध पैदा कर रही है रास्ते के अंदर, तो उसे आसानी से हटाया जा सके। वो चेंबर बने होते थे। ये मुख्य नाला, ये छोटा नाला जिसके अंदर गिरता था, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। चलो बात करें सड़कों की। एक और मुख्य बात है कि सबसे बड़ी सड़क है ना वो कहां पर मिली है? राजपथ। बोलो, बड़ी सड़क बोलो। कितनी मीटर? 10 मीटर की। 10 मीटर की सड़क कहां पर मिली है भाई? मोहनजोदड़ो में। कहां पर मिलती है? मोहनजोदड़ो के अंदर ये सड़क मिली है, ठीक है ना प्यारे साथियों। यहां तक तो ये हुआ हड़प्पा, और हड़प्पा के अंदर कालीबंगा के स्ट्रक्चर। अब कालीबंगा के अंदर घर देख ली। कालीबंगा के अंदर घरों की हमने चर्चा भी की नहीं है, घर बना दिए, लेकिन अब कालीबंगा के अंदर घर कैसे? कालीबंगा के अंदर अगर घरों की चर्चा करें तो लिख दो कैसे घर है भैया? कच्ची ईंटों की, कच्ची ईंटों के घर है। कालीबंगा को इसलिए कहते क्या है? दीनहीन बस्ती कहते हैं, दीनहीन बस्ती कहते हैं। नालियां कालीबंगा की बात करें, कालीबंगा की, तो याद रखना कच्ची नालियां हैं। और कहीं पर इसे क्या मिला है? यहां पर अवशेष नहीं मिला। ओवरऑल ये बात होती है। तो कच्ची ईंटों के घर बने, उसे दीनहीन बस्ती कहते हैं, ठीक है ना साथियों। अब देखो, अब हम वापिस आते हैं अपने अवशेषों पर। यहां तक अवशेष कहां तक कंप्लीट हुए हैं? थोड़ा ज्यादा हो गया, सही है ना। लेकिन पूरी चीज आपको एक ही पास में मिल जाए तो मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज नहीं होंगे ना, इसलिए मैंने सभी साथ में लिखा है। वैसे आपने साथ साथ में नोट्स बनाते रहना आप, ताकि आपके भी गलत ना हो। साथ साथ में नोट्स बनाते रहना भाई। चलो, ये होगी आपकी कालीबंगा की जानकारी। अब हम कालीबंगा के अवशेषों के अंदर मुख्य मुख्य अवशेष हैं उनकी चर्चा करते हैं। चलो भाई, यहां तक तो ये ठीक है। अगली बात ये करते हैं कि कालीबंगा के अंदर अवशेषों के अंदर चर्चा करें तो मुख्य चीज यही है कि भैया पहली चीज बात करते हैं, इसके अंदर क्या मिला है? जूते, खेत के साक्ष्य मिले, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। खेत जुता हुआ है। इस खेत के साथ में कोई चीज ऐड करना चाहो इस खेत के साथ में तो लिखो दोहरी फसल शाही मिली है, दोहरी फसल प्रणाली मिली है, दोहरी फसल प्रणाली मिली है। चलो भाई, यहां तक भी बात अच्छी है। अगली लाइन लिखो। अगली लाइन लिखते हैं जिसके अंदर बात करें, महत्वपूर्ण चीज यही है भाई, महत्वपूर्ण चीज है यह है कि इसके अंदर स्वास्तिक चिन्ह का प्रमाण मिला है, चिन्ह का प्रमाण मिला है। स्वास्तिक चिन्ह क्या होता है आप कहेंगे? तो स्वास्तिक चिन्ह आपने देखा होगा, साक्ष्य, हमारी भाषा में क्या कहते हैं? साक्ष्य। इस प्रकार का बना होता है ना, ये स्वास्तिक। ये क्या होता है? स्वास्तिक। स्वास्तिक चिन्ह का अगर प्रमाण कहां पर मिलता है? कालीबंगा सभ्यता के अंदर मिलता है। ये चीज नोट करना, स्वास्तिक चिन्ह का जो प्रमाण मिलता है ना, वो कहां से मिलता है? कालीबंगा से मिलता है। चलो, फिर यहां पर पहला पालतू पशु है और उसी का प्रमाण मिला है। चलो लिखो भाई कि पालतू पशु कुत्ते का प्रमाण, कुत्ते का प्रमाण मिला है। और कुत्ते की बात करें तो पहला पालतू जानवर है, पहला पालतू पशु है। चलो अगली बात वापस करें
कि यहाँ पर किसके साक्ष्य मिले हैं? रेगिस्तान के जहाज ऊंट के साक्ष्य मिले हैं, ऊंट के साक्ष्य मिले हैं अगर कहीं से, तो वो है कालीबंगा से। घोड़े के साक्ष्य से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे, घोड़े से अपरिचित थे। ये चीज ध्यान रखना भाई, ये चीज ध्यान रखना। कौन से पशु के? कुत्ते के। चलो, और ऊंट के साक्ष्य मिले। फिर बात करें, किसी भी प्रकार की मूर्ति का साक्ष्य नहीं मिला है, किसी भी प्रकार की मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला है, मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला है, मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला है। चलो भाई, अब यहां और बातें करते हैं कि मूर्ति का प्रमाण नहीं मिला तो किसका प्रमाण मिला है। चलो लिखो, लिखो। शवों के अंतिम संस्कार की विधि, शवों के अंतिम संस्कार की विधि, अंतिम संस्कार की 3 विधियां मिली है। शवों के अंतिम संस्कार की 3 विधियां मिली है, और तीनों विधियों के नाम लिखना जरूरी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नाम का ध्यान रखो भाई। पहला पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण। दूसरा आंशिक समाधिकरण, दूसरा आंशिक समाधिकरण। और तीसरा है दाह संस्कार। चलो भाई, ये हो गई तीनों अंतिम संस्कार की तीनों प्रणाली, जिसके अंदर पहली बात करें हैं पूर्ण समाधिकरण, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक शवाधान, आंशिक शवाधान, और अंतिम बात करते हैं दाह संस्कार। क्या? दाह संस्कार। चलो अब इनकी बात करते हैं, ये होती क्या क्या है, ये होती क्या क्या है भाई। चलो, पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है पूर्ण रूप से दफनाना, पूर्ण रूप से दफनाना, पूर्ण रूप से समाधि देना। लिखो, पूर्ण रूप से दफनाना। चलो, आंशिक समाधिकरण यानी पशु पक्षियों के खाने के बाद, पशु पक्षियों के खाने के बाद, खाने के बाद बचे भाग को दफनाना, बचे भाग को दफनाना क्या कहलाता है? आंशिक समाधिकरण। पहले पशु पक्षियों के आगे फेंक दिया जाता है, अगर उन्होंने खा लिया और फिर कुछ हड्डियां बचती है, उन हड्डियों को दफना देते हैं। अब कुछ के शरीर पे मांस ही नहीं होता है, हड्डियों का कंगाल होते हैं। दाह संस्कार, दाह संस्कार के बारे में लिख दो, पूर्ण रूप से जलाना, पूर्ण रूप से जलाना, पूर्ण रूप से जलाना। ये तीनों संस्कार की विधियां अगर कहीं से मिली है तो वो कहां से मिली है? कालीबंगा से मिली, कालीबंगा से मिली है। चलो यहां तक लिख दो भैया, यहां तक एक एक चीज लिखनी जरूरी है, एक एक चीज जरूरी है लिखनी। फिर यहाँ आगे कुछ और ऐड करना चाहो, वापस लाते हमारा पेज, मुख्य पेज कहां तक है भाई? चलो इसको साइड में डाल दो, यहाँ पे आपके लिए लिखने में सही रहेगा। अब यहाँ पर लिख दो कुछ और प्रमाण, कुछ और प्रमाण, जैसे कि भैया, जैसे कि मातृशतात्मक समाज, मातृशतात्मक समाज कहीं पर मिला है तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर कालीबंगा में मिला है, और बहुत जगह मिला है। और मातृ देवी का जो प्रमाण मिला ना, वो लिख दो मातृ देवी की प्रतिमा। किसके आधार पर कहते हैं? मातृ देवी की प्रतिमा, मातृ देवी की प्रतिमा के आधार पर बात करें ना तो ये है।
फिर अगली बात याद रखना सबसे महत्वपूर्ण है, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को, ये लाइन लिखना जरूरी हो गया कि कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी घोषित कर दिया है। तीसरी राजधानी, थर्ड कैपिटल, तीसरी राजधानी घोषित कर दिया, घोषित किया, यहां तीसरी राजधानी बताया। अगर किसी ने है तो डॉक्टर दशरथ शर्मा का नाम सबसे पहले आएगा। उसी प्रकार से एक व्यक्ति का नाम आता है स्टुअर्ट पिगट, एक व्यक्ति का नाम आता है स्टुअर्ट पिगट, व्यक्ति का नाम लिख दो स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट महोदय, जो स्टुअर्ट पिगट क्या कहते हैं, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहते हैं। अगर किसी ने पूछ ले कि हड़प्पा व मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने बताया है, तो स्टुअर्ट पिगट है, और कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी अगर किसी ने बताया है तो डॉक्टर दशरथ शर्मा है। ठीक है साथियों, ये तो हुई हमारी कालीबंगा की महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत शानदार तरीके से मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। चलो अगली बात आती है हमारी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़। आहड़ सभ्यता की चर्चा करते हैं, भैया कहां पर स्थित है, कैसी बनी हुई है। चलो आहड़ सभ्यता की बात करते हैं, जिसके अंदर शुरुआत से चर्चा करते हैं कि भैया आहड़ पहले ही बात करो है कहां पे, आहड़ बात कर लो है कहां पे। आड़ उदयपुर में, आड़ कहां पर है, उदयपुर में, तो लिखो भैया उदयपुर में। आड़ कहां पर है, उदयपुर में, उदयपुर जिले में स्थित है। नदी कौन सी है, देखो आहड़, बेड़ज और बनास। आहड़, बेड़ज व बनास की सहायक नदी, बनास की सहायक नदी है, बनास की सहायक नदी। ये हो गई नदी भैया, ये हो गई नदी। पंडित अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा इसकी क्या होती है, खोज। खोज किसने की है, पंडित अक्षय कीर्ति, पंडित अक्षय कीर्ति के द्वारा इसकी क्या होती है भैया, खोज होती है। आहड़ देखो, अब इसके साक्ष्यों की बात करें ना, साक्ष्यों की, साक्ष्य में देखो इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं, इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। इसमें तांबा प्लस में लोहे के अवशेष मिले, तांबे और लोहे के अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता से मिले हैं, आहड़ सभ्यता से मिले। चलो वापस लाते हैं हमारे पेज को। अब इस पेज में क्या क्या दे रखा है, ये चीज महत्वपूर्ण है। चलो भाई इन चीजों के अंदर बात करते हैं। ये चूल्हा मिला है, ये क्या मिला है, चूल्हा मिला है। चलो भाई ये जो चूल्हा मिला आप दिख रहा है आपको, इस प्रकार से चूल्हे बने होते हैं ना, मिट्टी का चूल्हा है। किसका बना है, मिट्टी का चूल्हा बना है। तो लिख दो मिट्टी के 6 चूल्हे मिले हैं एक ही परिवार से। मिट्टी के 6 चूल्हे मिले हैं और एक ही परिवार से मिले हैं। ध्यान रखना
अवशेषों के अंदर पहली बात, मिट्टी के 6 चूल्हे एक परिवार से मिले हैं। कितने परिवार से मिले हैं? एक परिवार से। इधर सासू माँ रोटी कर रही है और इधर बहू रोटी कर रही है, दोनों में झगड़ा हो रखा है, ध्यान रखना। चलो फिर बात करें, दोनों में झगड़ा हो रखा है, ध्यान रखना, आप सीरियल देख के लड़ाई ना करना। चलो एक बात करें, यहां पर संयुक्त परिवार प्रथा थी। कैसी परिवार प्रथा? संयुक्त परिवार प्रथा, जिसमें दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, ताऊ ताई, चाचा चाची, अंकल आंटी सभी शामिल थे। संयुक्त परिवार इसके अंदर होता था। ये चीज नोट कर देना, बहुत शानदार चीज है, ये बहुत शानदार चीज है। इसे देखो, एक नाम दिया आहार संस्कृति। करते जाओ, पॉइंट लिखते जाओ, मुख्य मुख्य पॉइंट लिखते जाओ। धीरज सिंह संघावालिया, व्यक्ति का नाम है धीरज सिंह संघालिया। धीरज सिंह संघालिया व्यक्ति का नाम था, जिसने इसे आहार संस्कृति कहते हैं, बना बेड़च संस्कृति कहते हैं, बेड़च संस्कृति कहते हैं, और बनास संस्कृति अगर किसी ने नाम दिया है तो उस व्यक्ति का नाम याद रखना, धीरज सिंह संघावालिया। धीरज सिंह संघावालिया, ये चीज नोट कर देना भाई, ये चीज नोट करना। चलो एक बार आप लिखो, तभी पानी पी लेते हैं भाई। चलो आप लिखते रहो साथ साथ में। चलो अभी बात करते हैं, मैंने लिखा है उस समय हड़प्पा नगरीय था और यह ग्रामीण सभ्य था भाई। मुख्य मुख्य पॉइंट ऐड करते जाओ। कैसी सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? ग्रामीण सभ्यता है। और याद रखना, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता, लेकिन आड़ कैसी है? ग्रामीण सभ्यता है। ध्यान रखना, ये चीज नोट करते रहना। अब देखो, इसके अंदर 3 स्तर के प्रशस्त्र मिले, 3 स्तर के प्रशस्त्र मिले हैं। चलो वो प्रशस्त्र किस प्रकार के बने होते हैं मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। समझने की बात यह है कि 3 स्तर के प्रशस्त्र, एक प्रशस्त्र भाई मान लो ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये 3 स्तर से प्रशस्त्र मिले भाई। 3 स्तर के प्रशस्त्र मिले हैं। कितने स्तर के? 3 स्तर के प्रशस्त्र मिले हैं। स्फटिक है, लोह है, तांबा है। चलो कौन कौन से? पहला लिखो स्फटिक, लोह है, प्लस में तांबा। ये लिखना चाहो तो यहां लिखो 3 स्तर, 3 स्तर मिले हैं। 3 स्तर मिले हैं भैया। कौन कौन से है? कौन कौन से? स्फटिक है, लोह है, तांबा है, और अगला है मिट्टी के बर्तन, मृदभांडे। क्या है? मृदभांडे, मिट्टी के बर्तन होते हैं। मृदभांड आप समझते हो ना, मिट्टी के बर्तन। चलो अब एक हम कुछ साक्ष्य की बात करते हैं। तब साक्ष्य की बात आई तब मैं चीज आपके सामने जाया करूंगा, कुछ चीज लेके आया हूं ना वो, फिर हम अपने साक्ष्य को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। चलो भाई एक बार के लिए हम इसे, अब आपके सामने सभी चीजें आ गई। 3 स्तर मिले हैं, ये 6 चूल्हे मिले हैं। चलो यहां तक कंप्लीट है ना? यहां तक आपको कंप्लीट है, कोई इश्यू नहीं है। चलो अगली बात करते हैं, ये चीज, इस चीज के अंदर एक चीज ध्यान रखना, ये तो आहार संग्रहालय है। फिर बात करते हैं, ये क्या मिला है? ये बिन्ना हत्ते का जल पात्र मिला भाई। क्या मिला है? तो साक्ष्यों के अंदर ऐड करना है
साक्ष्यों के अंदर ऐड करना है कि पहला पहला बिना हत्थे का जल पात्र मिला है। साक्ष्यों के अंदर ऐड करते जाओ। पहला पहला मिला बिना हत्थे का जल पात्र, लिखो भाई बिना हत्थे का जल पात्र, बिना हत्थे का जल पात्र। और ये जल पात्र ये है। ऐसा का ऐसा जल पात्र एक देश मिला है ईरान, और ईरान इराक से जब ये अवशेष मिलता है तो कहते हैं कि आहड़ सभ्यता और ईरान सभ्यता के बीच में, ईरान के क्षेत्रों के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हो रखे थे। ठीक है ना, ऐसा कैसा ईरान से मिला है। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं भैया कि इनके बीच में क्या था, व्यापारिक संबंध, व्यापारिक संबंध स्थापित हो रखे थे। और इसमें बिना हत्था है, कोई हत्था नहीं है, पकड़ने का कोई माध्यम नहीं है। अगली बात करते हैं इसकी, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये अन्न संग्रह का कोटा है, अन्न संग्रह का कोटा है। चलो लिखो भाई अन्न संग्रह का कोटा क्या है, अन्न संग्रह का कोटा। दूसरा पॉइंट लिख दू, अन्न संग्रह हेतु, अन्न संग्रह हेतु मिट्टी का कोठा बना होता था, मिट्टी का कोठा। या फिर एक नाम आता है सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर अन्नागार मिला है। कहां पर मिला है, सिंधु घाटी का है। किसका है भाई, सिंधु घाटी में से अन्नागार कहते हैं, आड़ में से कोठा कहते हैं। आड़ में से क्या कहते हैं, कोठा कहते हैं। समझ आया ना, मिट्टी का बना होता था इस प्रकार से, इस प्रकार के बना होता ताकि एक समय आने पर क्या करे, अनाज का स्टॉक कर दे, अनाज का स्टॉक कर दे। चलो मैंने बताया था सामूहिक परिवार था, भाई परिवार सामूहिक था तो भोजन भी कैसा था, सामूहिक भोजन प्रणाली मिली है। आप ऐड करते जाओ अभी। चलो एक बार के लिए इसी के अंदर कंटिन्यू करते हैं। लिख दो भाई, ये चीज लिख दो कि सामूहिक भोजनालय मिला है। भोजन कैसा था, सामूहिक भोजन होता था, सामूहिक भोजन, सामूहिक भोजन प्रणाली मिली है भाई। कहां से मिली है, याद रखना आहड़ सभ्यता से मिली है। कहां से मिलती है, आहड़ सभ्यता से मिली है। जो शव होते हैं उन शवों को कपड़े और आभूषणों के साथ दफनाते थे। चलो भाई, जो शव होते हैं ये लिख दो, शव को आभूषण प्लस में कपड़े साथ में दफना देते, साथ दफनाते थे। और साथ दफनाने का मतलब होता है, ये किस में विश्वास करते हैं भैया, ये किस में विश्वास करते हैं, पुनर्जीवन में। किसमें, जीवन, किस जीवन में, पुनर्जीवन में बड़ा विश्वास करते हैं कि भैया ये व्यक्ति हमारा वापिस जन्म लेके आएगा। अबे उगला, बड़ी मुश्किल से यह जीवन निकला है, वापिस काहे को आएगा भाई। वो तो कह रहे हैं मेरे को नहीं आना है, हम जबरदस्ती कह रहे हैं भाई आजा, भाई आजा, तेरा वेट कर रहे हैं। गाना लगाते हैं, हर कोई तेरा वेट कर रहा है। अरे वेट जब था तो कोई नहीं करता है, जाने के बाद सब करते हैं। विडंबना देखो, कुछ ऐसे महान व्यक्तित्व है जिनको मृत्यु के बाद में भारत रत्न से नवाजा गया है, भारत रत्न से नवाजा गया, मृत्योपरांत। जन्म में तो दिया ही नहीं था, जब तक जीवित थे तब तक इन्हें किसी भी प्रकार का अवार्ड नहीं दिया, और मृत्यु के बाद में कहते हैं उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा जा रहा है। तो वो उनका जो प्राउडली था, वो उनको गर्व महसूस हो रहा था, वो तो हुआ ही नहीं भाई, वो तो उनको महसूस हुआ ही नहीं। चलो अगली बात, उद्योगों के अंदर बात करें, स्ट्रक्चर जो उद्योग है, स्ट्रक्चर नहीं माफ करना, उद्योग, उद्योगों के अंदर बात करें तो महत्वपूर्ण टॉपिक ये हमारा, क्योंकि देखो तांबा मिला है उद्योगों में, तांबा, और तांबे के साथ में लिख दो तांबा गलाने की भट्टी, तांबा गलाने की भट्टी अगर कहीं मिली है तो कहां पर मिलती है, आहड़ में मिलती है।
तांबे की आरियां मिली है, तांबे की आरियां मिली है, तांबे के बाणाग्र मिले हैं, तांबे के बाणाग्र मिले हैं, और तांबे के धनुष मिले हैं, तांबे के धनुष मिले हैं। लो भाई, इससे ज्यादा क्या होगा, इससे ज्यादा तो क्या होगा, आर्या धनुष। और जितने भी तांबे के आर्या बाणाग्र धनुष ये किससे बने हैं, तांबे के बने हैं, तब इसे ताम्रवती नगरी कहते हैं। तब इसे क्या कहते हैं, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी अलग है, उसे गणेश्वर सीकर जो कांतरी नदी के किनारे नीमका थाना क्षेत्र सीकर में, ये ताम्रवती नगरी इसे बोलना नहीं है। चलो भाई, यहां तक मेरे हिसाब से आपके लिए मोर देन इनफ होगा। अभी हम चर्चा करते हैं हमारी उस सभ्यता की, अगली ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। चलो इसे वापस सेटअप कर लो, ये तो ठीक है। चलो अब कहां तक हुआ हमारे भाई, चलो अभी हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता का। गणेश्वर सभ्यता पहली बात करते हैं भाई, ये है कहां पे, ये है कहां पे, एक ताम्रवती नगरी, एक ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, इन दोनों में बड़ा डिफरेंट है, आप सीधा इन दोनों को एक मत कर देना। चलो गणेश्वर की बात करते हैं, गणेश्वर की, ये है नीम का थाना क्षेत्र, नीम का थाना क्षेत्र कहां पर है, सीकर में है भाई। चलो इसकी खोज कब होती है, 1977, 1977 रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, आरसी अग्रवाल के द्वारा इसका क्या होता है, खोज होता है, इसकी उत्खनन किया जाता है भाई। चलो भाई, आरसी अग्रवाल ने इसका क्या कर दिया, खोज कर दिया। इसके तहत बात करें, लिखो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। तो यह नाम भी बड़ा शानदार है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी। और तांबे की जितने भी चीजें मिली अवशेषों के अंदर चर्चा करें, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और मैं दोबारा नोट करके लिख देता हूं, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, गलत मत करना, ताम्रवती नगरी किसे कहते हैं, आहड़ को कहते हैं, किसे कहते हैं, आहड़ सभ्यता को कहते हैं। और ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहते हैं भैया, गणेश्वर सीकर को कहते हैं। चलो ताम्रकालीन जितने भी अवशेष हैं, जो ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन, ताम्रकालीन सभ्यता में सबसे प्राचीन, ताम्रकालीन जो सभ्यता है, ताम्रकालीन सभ्यता में सबसे प्राचीन, सभ्यता में सबसे प्राचीन। चलो यहां तक तो बहुत शानदार तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। चलो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, ये मुख्य पॉइंट है, ये मुख्य पॉइंट है, ध्यान रखना। चलो अभी बात करते हैं इसके अवशेषों की। चलो अवशेषों की बात करते हैं, और अवशेषों के अंदर ध्यान रखना, तांबे की बाणाग्र, तांबे की आरियां, बहुत सारी चीजें मिली है। लिखो तांबे के बाणाग्र, तांबे की भट्टी, तांबे की आरियां मिली है, तांबे की, और तांबे के धनुष मिले हैं, तांबे के धनुष मिले हैं। ओवरऑल यानी कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की अगर जननी है, सबसे प्राचीन है, तो वो गणेश्वर सीकर, गणेश्वर सीकर। इतना ही ध्यान रखना है। मकान पत्थरों के बने थे, याद रखना, कच्ची ईंटों के नहीं बने थे। ध्यान रखना, ये चीज नोट करते हुए रहना है कि मकान किसके बने थे भैया, मकान, मकान पत्थरों के बने थे, ईंटों के नहीं, पत्थरों के बने थे, ईंटों के नहीं बने थे, ईंटों का प्रयोग नहीं हुआ था। ये चीज नोट करते रहना, बहुत शानदार चीज है।
यहां पर एक शब्द आता है मर्दबांड, जिसे कर्पवर्णी कहते हैं। यहाँ का एक मर्दबांड है जो बड़ा फेमस है, यहाँ का एक मर्दबांड है जिसे कर्पवर्णी कहते हैं। मर्दबांड कहते हैं मिट्टी के बर्तन को। तो यहाँ का एक मर्दबांड था जिसे क्या कहते हैं, कर्पवर्णी। मर्दबांड जिसे कर्पवर्णी कहते हैं, ये चीज ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों। तो यानी ओवरऑल हमने देखा, हमने सबसे पहले बात की कालीबंगा सभ्यता की। कालीबंगा सभ्यता के बाद में हमने बात की है आहड़ सभ्यता की, और आहड़ सभ्यता के बाद में हमने की है गणेश्वर सभ्यता की, गणेश्वर सभ्यता की। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के लेक्चर को हम यहीं कंप्लीट करते हैं और कल की शुरुआत करेंगे हम किससे, शिलालेखों, अभिलेखों से, पुस्तकों से और सिक्कों से। जानकारी के स्रोतों को कल कंप्लीट करेंगे, फिर परसों राजवंश के साथ में शुरुआत करेंगे। तो एक शानदार आपके लिए जानकारी है और एक सूचना है कि ये काम करना, वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना और एक शानदार कमेंट लिख देना कि आपके सामने क्लास कैसी रही, क्लास कैसे रही, आपको समझ में आया कि नहीं आया, आपको कंटेंट कैसा मिला। ठीक है ना साथियों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं कल।